फंस गए हैं सेनापति और अब अपनी सीट को बचाना, अपनी सीट को और जीत दर्ज करना इन सेनापतियों के लिए बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, चाहे रानीखेत की बात हो, अजय भट्ट के लिए चुनौतियां हो, या सहसपुर पर किशोर उपाध्याय के लिए चुनौती हो, या फिर दोराहाट विधानसभा जहां पुष्पेश त्रिपाठी चुनाव लड़ते रहे हैं, वहां भी हालात ठीक नहीं है। जिस तरह के समीकरण, चुनावी समीकरण सामने आ रहे हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। परिचय उनसे आपको करा दें। मधु भट्ट बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रही हैं, रुचिर कटियार यूकेडी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीप बोरा कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, एसपी शर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ अमिताभ अग्निहोत्री प्रधान संपादक के न्यूज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। अमिताभ जी, पार्टियों की राह भी मुश्किल है, देखा जा रहा है कि कई अड़चने आ रही हैं, बागी नासूर बने हुए हैं हर दल के लिए, खासकर कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए भी। उनको जिताना है, उनकी जीत से ही बीजेपी की जीत सुनिश्चित होगी अगर ये बागी जीतते हैं। लेकिन सेनापति फंस गए इस बगावत में और इस लड़ाई में। मुश्किल लग रही है सेनापतियों की राह। बिल्कुल पंकज, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रोचक बात ये कि सत्ता की लड़ाई में जो दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, उन दोनों के मुखिया, दोनों के अध्यक्ष खुद विकट संघर्ष में फंसे हैं। ना तो सहसपुर में कांग्रेस ये कह सकती है कि हमारी कंफर्टेबल सीट है, और ना रानीखेत में भाजपा ये बोलने का साहस कर सकती है कि ये तो जीती रहे। ये भी बड़ा दुर्लभ संयोग है, सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। जहां से इतने बड़े पार्टियों के अध्यक्ष लड़ते हैं चुनाव, वहां सीटें सहज होती हैं उनके लिए। लेकिन रानीखेत में अजय भट्ट जी को देखो, पिछली बार ही राम का नाम लेके 78 वोट से सीट निकाल पाए थे, तब भाजपा एक थी। अब वहां बागी भी ताल ठोक रहे हैं, तो उनकी भी कश्ती जो है वो हिचकोले खा रही है। बिल्कुल। सहसपुर में किशोर उपाध्याय जी, उनके लिए आनंद शर्मा राहु बने हुए हैं, केतु बने हुए हैं। तो ये एक बड़ा विचित्र और रोचक संयोग है। इसलिए मुझे लगा कि इस पर भी एक बार चर्चा हो जाए कि जब सेनापति ही घिर जाए तो सेना के लिए भी थोड़ा असहज स्थितियां हो जाती हैं क्या। अब तो चुनावी युद्ध है, वैसा युद्ध नहीं है, वरना पहले जैसा जो परंपरागत युद्ध था जी, उसमें तो सेनापति घिरा तो युद्ध समाप्त हो जाता था, जय और पराजय का निर्णय हो जाता था। बिल्कुल। लेकिन इस चुनावी महासभा में दोनों सेनापति घिरे हुए हैं, और यूकेडी वाले आपने बताया वो भी घिरे हुए हैं। तो ये अजब इत्तेफाक है। शर्मा साहब, ऐसा संयोग बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है कि सत्ता के दो बड़े कंटेंडर जो हैं पार्टियां, उन दोनों के जो मुखिया हैं वो अपनी अपनी सीट जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं। जी अमिताभ जी, इस समय हालात ये हैं दोनों पार्टी के कि ये जो शतरंज की बिसात बिछी है, वहां उनके सामने कोई सेनापति खड़ा नहीं है, बल्कि ऐसे प्यादे खड़े कर दिए गए हैं जिससे उनकी चाल चलना मुश्किल हो गई है। अब बात चाहे अजय भट्ट की करे चाहे किशोर उपाध्याय की, दोनों के लिए बागी उम्मीदवार सबसे बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं। और किशोर उपाध्याय यहां पर बाहरी के तौर पे हो गए हैं, और वहां अजय भट्ट के सामने वही पुराने हैं जिनसे पहले भी वो मात खा चुके हैं। और सहसपुर की स्थिति यह है कि पिछली बार आर्येंद्र शर्मा को बाहरी माना जा रहा था, अब वो वहीं घर बना करके पिछले 5 साल वहीं रहे, तो वो ताल ठोक रहे कि भैया मैं अब यहां का हूं। और अजय भट्ट पिछले 5 साल में पार्टी में अच्छी भूमिकाओं में रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं और सत्ता में विरोधी दल के विपक्ष के नेता भी रहे हैं।
लेकिन इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए समय ही नहीं मिला। नेता विपक्ष लोग इस बात से नाराज है कि भैया पार्टी में तो बाद में आप बनेंगे, मुख्यमंत्री बने या जो भी बने, लेकिन सबसे पहले हमारे विधायक बनने चाहिए। अब वो हिसाब नहीं है कि थोपा जाएगा किसी को भी। अब जनता कहती है कि सबसे बड़ा हमारा हक है और हम वोट उसे देंगे जो हमें समझ सके। बिल्कुल ठीक बात कही शर्मा जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। मधु भट्ट जी, जिसके ऊपर ये जिम्मा था कि वह पूरी पार्टी के 70 उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करे, पार्टी का अध्यक्ष, वो अपनी सीट जीतने के लिए संकट में पड़े हैं, तो बाकी का मनोबल कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये जानकारी बिल्कुल गलत आ रही है, क्योंकि सर्वे के आधार पर, हमारे यहाँ सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण किया जाता है और हमारे माननीय अजय भट्ट जी सर्वे में सबसे ऊपर आए हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वो 2 बार विधानसभाओं के जो इलेक्शन जीते हैं और बेदाग छवि के, जो देखते कहते हैं स्वच्छ छवि, उनकी स्वच्छ छवि रही है। मात्र उनके पास मैं कहूंगी ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। मोदी जी के बाद मैं कहूंगी तो माननीय अजय भट्ट जी ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल स्वच्छ छवि के, जो उत्तराखंड में उभरे हैं। उनके पास मात्र एक बात बताना चाहूंगी, 8 नाली 5 मुट्ठी, अरे माननी तो है लेकिन 78 वोट से जीते थे, व्यवसाय भी नहीं है और अपना कोई घर भी नहीं है। तो ऐसे बेदाग छवि के जब वो आपके स्वास्थ्य मंत्री रहे, आपने देखा होगा दून अस्पताल की हालत कितनी बिगड़ी हुई थी। उन्होंने खुद वहां पर सर्वे किया तो दून अस्पताल में गए और उन्होंने देखा, बल्कि आपके पूरे मीडिया के माध्यम से ये आया कि अरे कितना कैसा मंत्री, हम स्वास्थ्य मंत्री हमें मिला है, जो कि हमारी जो यहाँ की जो स्वास्थ्य जो बिल्कुल बिगड़ी हुई उस समय जो स्थिति थी उसको सुधारने के लिए उन्होंने बहुत कार्यक्रम किए और बहुत ही बेदाग, स्वच्छ और ईमानदार छवि के वो नेता है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी बहुत अच्छे से निभाई है और जब अब संगठन का जो कार्य उनको जो दिया गया है, संगठन में भी बहुत अच्छे तरीके से दीपोरा पार्टियों के, ठीक है मधु जी, ठीक है, दीपोरा पार्टियों के अपने सर्वे से कुछ नहीं होता चुनाव में। आपने सर्वे तो अपने लोगों के ऊपर किया ना, बाकी के ऊपर थोड़ी ना किया कि बाकी को कितने वोट मिलेंगे, इसका सर्वे थोड़ी ना होता है। और जैसा अभी मधु जी कह रही थी कि वो बड़े नेता है अजय भट्ट जी, मेरे मित्र हैं, फिर भी मैं ये बात जरूर सामने रखूंगा कि पिछला चुनाव 78 वोट से जीते थे और वही स्थिति किशोर उपाध्याय के साथ सहसपुर में है, जिनके ऊपर जिम्मा था 70 सीट पर कैंपेन करे, वो अपनी सीट जीतने इसी संघर्ष में लगे हुए। दीपोरा जी, अमिताभ जी नमस्कार। देखिए, जब किशोर उपाध्याय जी ने टिहरी सीट पे लड़ना चाहा तो उनको 17 सीट से और न्योता था और हमारे कार्यकर्ताओं ने 17 सीट में से उनको न्योता दिया कि माननीय अध्यक्ष जी आप आइए और चुनाव लड़िए। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे हमें भी दुख है, क्योंकि आरएसएस कर्मठ कार्यकर्ता निर्दलीय के तौर पे उतरा है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे है कि 3 दिन की जो रिपोर्ट आ रही है, माननीय किशोर उपाध्याय जी का चुनाव एकदम पिकअप में है और चुनाव आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं अमिताभ जी, मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मैं खुद अगर व्यक्तिगत बात करें तो मैं सर्वे को इतना महत्व नहीं देता, क्योंकि सर्वे में आप 3 नाम पूछते हैं, चौथे का नाम भूल जाते हैं, जो चौथा और भी मजबूत होता है। लेकिन अगर आप 3 में से पूछेंगे तो 3 में वो एक ही नाम लेगा जिससे भी पूछेंगे। तो निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि किशोर उपाध्याय जी ने जब ये कहा अपने वक्तव्यों में और हाईकमान को कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो कृपया करके मैं चुनाव लड़ाऊंगा, तो जब सहसपुर के सारे जनप्रतिनिधियों ने एक लेटर साइन करके दिया माननीय किशोर उपाध्याय जी के लिए कि कृपया आइए और आप यहां से चुनाव लड़िए, जिसमें जिला अध्यक्ष थे, कई प्रधान थे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, जिला पंचायत सदस्य थे, तो उन्होंने एकदम फिर हामी उसमें भरी, लेकिन हम नाकामयाब हुए आरएसएस को। दीपोरा ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है, दीपोरा मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक बात जरूर कह दूं दीप भाई से, अगर मेरे मित्र किशोर उपाध्याय सहसपुर में फंस जाए तो चुनाव के बाद कम से कम उन लोगों को जरूर ढूंढ लेना जिन लोगों ने यह न्योता दिया था कि माननीय अध्यक्ष जी आइए और यहां से लड़िए, बाद में उनको जरूर ढूंढ लेना भैया। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे
तो रुचिर कटियार से पूछेंगे इनके अध्यक्ष जी कहां फंसे। फंस गए हैं सेनापति, फंसे हुए हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भी एक मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ रही है, चाहे बीजेपी के अजय भट्ट हों या कांग्रेस के किशोर उपाध्याय हों या फिर यूकेडी के पुष्पेश त्रिपाठी हों। पुष्पेश त्रिपाठी को तो अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अस्तित्व को बचाना भी है, क्योंकि जिस विधानसभा अदौहार विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं उनके पिता वहां से विपिन चंद्र त्रिपाठी, स्वर्गीय विपिन चंद्र त्रिपाठी चुनाव लड़ा करते थे और उसके बाद से जो स्थिति वहां बनी है, हालांकि वर्तमान में भी कांग्रेस का विधायक वहां पर है, कब्जा कांग्रेस का है, लेकिन इस समय स्थिति यह है कि बीजेपी भी ताल ठोक रही है मजबूती के साथ, कांग्रेस भी पुराने रंग में ही है और पुष्पेश त्रिपाठी के तेवर भी इस बार कुछ अलग हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सेनापति किस तरीके से फंसे हुए हैं। सीधे चल रहे हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास, के न्यूज के प्रधान संपादक जी। अमिताभ जी, कटियार साहब, आपके नेता, आपके मुखिया त्रिपाठी जी भी फंस गए अजय भट्ट और किशोर उपाध्याय की तरह। जी अग्निहोत्री जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। अब इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा अग्निहोत्री जी कि देखिए यूकेडी का अस्तित्व जो है कांग्रेस और भाजपा खत्म करना चाहते हैं और यूकेडी के जो प्रमुख दो चेहरे हैं, हमारे अध्यक्ष पुष्पेश त्रिपाठी जी और हमारे सीएम के चेहरे जो है माननीय काशी सिंह एरी जी, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस और भाजपा किसी भी तरीके से चाहती है कि इन पे कब्जा कर लिया जाए और इन सीटों को यूकेडी ना जीत पाए। इसीलिए जो है ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये अपने जो है स्टार प्रचारक भी ले आए हैं और जैसा कि मुझे आज ही संज्ञान में आया, शायद हेमा मालिनी जी भी वहां बीजेपी के लिए प्रचार करने जाएंगी। तो ये हर तरीके से इनके हर प्रयास यही रहेगा कि ये धन और अपनी शक्ति सारी इन जगहों पर अपना इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार से इन दो सीटों को यूकेडी को ना जीतने दिया जाए, क्योंकि ये यूकेडी ये तीसरा मोर्चा प्रदेश में खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं इस प्रदेश में बस यही दोनों दल सत्ता में काबिज रहें और लूटपाट ऐसे ही चलती रहे। फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा अग्निहोत्री जी की जीत जो है जीत पुष्पेश त्रिपाठी जी की होगी। मैं भी दौरा हाट क्षेत्र का दौरा करके आया हूं। आदमी में जान हो, नहीं ठीक है कटियार साहब, आदमी में जान हो तो कोई भी चक्रव्यूह काम नहीं आता। एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण सुन लीजिए। शर्मा साहब को याद होगा, पुराने लोगों को, हेमवती नंदन बहुगुणा को घेरने के लिए इंदिरा जी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने डेरा डाल लिया था, पूरी केंद्र सरकार लग गई थी, फिर भी हेमवती नंदन बहुगुणा जीत के आए। तब ये नारा बना था, हिमालय का चंदन हेमवती नंदन। आदमी में जान तो हो शर्मा साहब, आदमी में जान हो तो कितनी भी घेराघारी करो, वो सारे घेरे तोड़कर निखर के आता है कि नहीं। और जब जान ही नहीं हो तब तो फंसी जाएगा। शर्मा जी। जी, मैं एकदम सहमत हूं आपकी बात से। यूकेडी का बहुत बड़ा रोल है उत्तराखंड के निर्माण में और आज ये स्थिति है कि यूकेडी कहीं नजर नहीं आता है और उसके पीछे भी अगर आप इतिहास में जाए, यूकेडी से जो भी विधायक जीत के आते हैं उसके बाद वो अपने पार्टी मुख्यालय तक ही नहीं पहुंचते हैं, या उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है या खुद पार्टी से अलग हो जाते हैं। अब जो जिस पार्टी का मुखिया है या जीत करके आया है, वो ये नहीं कि अपनी पार्टी के और इस प्रदेश के हित को सामने रखे, वो स्वहित के लिए पहले अपने लिए राजनीति करने लग जाते हैं। अब जो भी रहा हो, आप ये देख लीजिए कि 2002 में सत्ता पक्ष को इन लोगों ने सपोर्ट किया, 2007 से बाहर से इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया, 2012 में जीते तो इनके मंत्री रहे, वो सारे बाहर निकल गए। अब जनता ये जानती है कि यूकेडी का बड़ा बलिदान रहा है सरकार प्रदेश के बनने में, लेकिन उसके बाद क्या रहा? उसके बाद कोई इनके पास आइडियोलॉजी ही नहीं रही, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, कोई नेता ही नहीं रहा। जिसको भी आगे करते हैं वो अपने आप आगे आगे से निकल जाता है।
अब लोग ऐसे में खुद को ठगा महसूस करने लगे हैं कि हमारे हार्दिक तौर पे तो यूकेडी के प्रति इच्छा है, लेकिन ये पता नहीं कि वो कब हमें मजेदार में छोड़ के चले जाएंगे। देखिए अग्निहोत्री जी, इस बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। इस बार पुष्पेश त्रिपाठी जी ने अपने क्षेत्र में, जब हमारी आपकी बात हो रही थी ब्रेक से पहले, तो ठीक 1 मिनट रुके, कजा साहब आएंगे। दीप बोरा साहब, अरे रुको भाई 1 मिनट। दीप बोरा साहब, तो आपने कहा था कि सहसपुर के हजारों लाखों लोगों ने अपील की कि माननीय किशोर उपाध्याय जी आप यहां से लड़ो। अगर अपील इतनी बड़ी होती तो फंसे नहीं होते, तो नामांकन करने के बाद प्रदेश भर में घूम रहे होते। बोरा साहब। अमिताभ जी, हजारों लाखों की बात तो नहीं है, लेकिन वहां के जो जनप्रतिनिधि थे, जैसे गुलजार भाई थे, वो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े, 11,000 वोट ले गए थे, तो उनके भी हस्ताक्षर थे। इसमें हमारे यामीन अंसारी थे जिला अध्यक्ष, उनके भी हस्ताक्षर थे। राकेश नेगी जी जिला पंचायत सदस्य थे, और कई ऐसे प्रधान थे। क्योंकि ये नाम वहां बड़े हैं सहसपुर में, तो निश्चित तौर पर उनका नाम मैंने इसीलिए लिया कि ये लोग थे। आजाद अली थे वहां पे, हमारे अल्पसंख्यक जो हमारा प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं ताहिर अली, वो भी सहसपुर में रहते हैं। तो जब ये लोग इकट्ठे वहां पे, दीप जी, लग रहा किशोर उपाध्याय धोखा खा गए। चुनाव के मौसम में ऐसी चिट्ठियों पर कोई मना नहीं करता है, सबके लिए दस्तखत कर देते हैं। हर प्रत्याशी आता है, वो 50 लोकल बॉडी के मेंबर्स के और प्रधानों के दस्तखत दिखाता है। इस चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं था। साहब ऐसा नहीं है, हमारे लिए भी देहरादून के शहर के पार्षदों ने, हमने भी साइन करे कि एक पेपर दिया था, हमें तो टिकट मिला नहीं, खैर ना हमारे आदमी को मिला। तो ये तो चलो अलग चीज हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि जब कार्यकर्ता साथ आता है, देखिए बहुत बड़ी बात है, हमारी नहीं थी और वो भाजपा के पाले में थी, और एक प्रदेश अध्यक्ष ने कम से कम आगे आके कोशिश तो करी एक नई सीट में जाने की। और ऐसे ही जो 15-15 साल से हमारी सीटें हमारे पास नहीं है, उन दोनों सीटों से माननीय मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं। तो अब ये आगे देखा जाएगा 11 मार्च को कि किस दौर की शुरुआत हुई है। तो अभी कहना मेरे लिए इतना ठीक नहीं होगा कि मैं आंकलन करके उसकी जवाबदेही में आ जाऊं। ठीक है, लेकिन बोरा भाई, दीप बोरा भाई, मुख्यमंत्री को कोई फंसा हुआ नहीं बता रहा ना। लेकिन यहां की ग्राउंड रियलिटी थोड़ी दूसरी है। मधु भट्ट जी, आपने अजय भट्ट जी के तमाम विशेषण लगा के बात कही, सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये सच है जब जब बागी नहीं थे 12 में पार्टी से सामने, तब 78 वोट से जीते थे राम राम कह के, और अब वो बागी है जो 20,000 वोट लिया था। तो समस्या है कि नहीं है? वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो नेता विपक्ष रहे, वो सब बातें ठीक है। 2007 में हारे थी। चुनाव में समस्या है कि नहीं है? देखिए, बिल्कुल समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वो संगठन निर्णय करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा। और जब माननीय अजय भट्ट जी ने शुरू से ही, जब वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, उनकी बेदाग छवि रही, साफ छवि रही। उन्होंने अभी तक कोई भ्रष्टाचार का, जिस प्रकार से कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है, उनपे कितने घोटाले हुए, कितने आरोप लगे, लेकिन हमारे जो माननीय अजय भट्ट जी हैं, हमेशा कभी कोई आरोप नहीं लगा। मैंने कहा ना, वो एक स्वच्छ छवि के हैं और उन्होंने कभी पलायन नहीं करा। इनके तो कांग्रेस के जो आपके जो मुख्यमंत्री हैं, आपके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो पलायन कर चुके हैं, वो 8 से नीचे आ चुके हैं, उनका पलायन हो चुका है। लेकिन हमारे जो माननीय अजय भट्ट जी है, वो वही है, उसी क्षेत्र में है। वो गरीब परिवार से आते हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास कोई अपार धन संपदा उन्होंने विधायक होते हुए नहीं इकट्ठी करी।
आप तुलना कर लीजिए कि हमने जो भय और भ्रष्टाचार मुक्त, जो हम ये कहते हैं कि हम केवल विकास के लिए, विकास का हमने नारा दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि हम केवल उत्तराखंड में विकास चाहते हैं, जो कि आपदा से ये राज्य जूझ रहा है, यहाँ के लिए अनेकों जो योजनाएं चलाई है वो धरातल पर काम होना चाहिए, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अपार जन समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। माननीय ऐसा कौन, ठीक है मधु जी, ठीक है। शर्मा साहब, एसपी शर्मा साहब, मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं मिला मुझे जिसने कहा हो मैं विकास नहीं चाहता। विकास आए ना आए अलग बात है, लेकिन ये तो सभी कहते हैं विकास चाहते हैं। इसमें खास क्या है शर्मा साहब? अमिताभ जी, अगर बात उत्तराखंड की और पार्टी की करें तो विकास की बात अभी सब पीछे हो रही है। सबसे पहले तो पार्टी में जो गृह युद्ध चल रहा है, अब यहां तो कुछ जगह में यह पता करना आम आदमी को मुश्किल हो गया है कि यह उम्मीदवार बीजेपी का है या कांग्रेस का है। पहले कांग्रेस में था, आज बीजेपी में है। जिसे बीजेपी से टिकट नहीं मिला उसे कांग्रेस से टिकट मिल गया है, और जिसे इन दोनों से नहीं मिला वो आजाद उम्मीदवार है। अब ऐसे में समीकरण सारे इस तरह से गड़बड़ा गए हैं कि लोग परेशान हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अब किसको चुने, और जब चुने तो किस पे एतवार करें कि भैया कौन रहेगा या कौन नहीं रहेगा। अब आप ये देख लीजिए कि जब इनके टिकट बंटे हैं, जो जो उम्मीदवार हुए हैं, उसके बाद पार्टी कार्यालय में किस तरह के हुड़दंग हुए हैं। पोस्टर फाड़ दिए गए, बैनर फाड़ दिए गए, कुर्सियां तोड़ी गई, पार्टी के ही वरिष्ठ नेता दूसरों के खिलाफ आरोप लगाने लगे। अब ये मुख्यमंत्री के आदमी है, ये पार्टी अध्यक्ष के आदमी है, तो इस हिसाब से आज ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है कि अभी भी जिन्हें टिकट दिए गए हैं वो पार्टी के प्रति कितने वफादार हैं, और जो अपनी पार्टी के प्रति नहीं हुए प्रदेश के प्रति कितने होंगे। वाह, ठीक। अब इसमें पार्टी का कोई मायने नहीं किस पार्टी से ले। सबसे बड़ी बात प्रदेश होता है, प्रदेश है तो सारी पार्टीज है, और कितना मुश्किल से ये प्रदेश बना है, कितना लोगों ने बलिदान दिया है, गोलियां खाई है, जेलों में रहे हैं। आज उसका क्या निकला, क्या नतीजा निकला है उसका? जी, आज जहां भी आप जाए, अध्यक्ष लड़ रहे हैं चाहे मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को यह नहीं विश्वास है कि भाई आज मुख्यमंत्री दो जगह से लड़ रहे हैं, कौन सी सीट छोड़ देंगे। अब उन्हें नहीं पता कि मुख्यमंत्री के लिए वोट दे रहे हैं। उसी तरह से अध्यक्ष वाला यह मामला है कि ये किशोर उपाध्याय चाहते थे टिहरी से, लेकिन टिहरी से क्योंकि मंत्री हैं और वो पार्टी का टिकट नहीं चाहते हैं और मुख्यमंत्री के करीबी हैं, तो इसलिए उन्हें यहां भेज दिया गया। जी, चलिए शर्मा साहब, थोड़े से वक्त, सारे थोड़े से ब्रेक का वक्त हो गया है। काफी अच्छी चीजें आप बता रहे हैं, और बगावत भी हुई, बागी हुए लोग, और उसके बाद दूसरी जगह गए, दूसरी पार्टी में गए, वहां से टिकट भी मिल गया। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो सेनापति हैं पार्टियों के, वही फंसे हुए हैं, फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जिस तरह की खबरें ग्राउंड जीरो से आती हैं वो यही बताती हैं कि बहुत मुश्किल राह है विधानसभा की हर पार्टी के अध्यक्ष के लिए, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष हों, बीजेपी के हों या फिर यूकेडी की हों। उसी को लेकर चर्चा चल रही है, उसी को लेकर बात चल रही है। हम सीधे चल रहे हैं अमिताभ जी के पास। अमिताभ जी, कटियार साहब, जब आपसे बात हो रही थी तब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर पार्टी में, पार्टी के नेताओं में करिश्मा हो और जज्बा हो तो ये घेरेबंदी काम नहीं आती। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अरविंद केजरीवाल की घेरेबंदी में कांग्रेस और भाजपा ने दिल्ली में जितना जो कुछ कर सकते थे सब किया, लेकिन चुनाव हुआ तो 70 में से 67 सीटें जीती। 70 में से 67। कांग्रेस साफ, बीजेपी कोने में दुबक गई। क्या हुआ साजिश से, क्या हुआ घेरेबंदी से? दोनों बड़ी पार्टियां चाहती थी कि तीसरी पार्टी दिल्ली में नहीं पैदा हो, लेकिन पैदा भी हुई, दमखम के साथ आई और शासन सब चला रही। यूकेडी ऐसा चमत्कार नहीं कर पाई ना कभी, क्योंकि उसके नेता ईमानदार नहीं रहे पार्टी के लिए कभी। कटियार साहब,
देखिए अग्निहोत्री जी, इसमें मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप देखिए ऐसे नेता थे, यूकेडी के अंदर भी थे कुछ ऐसे नेता जो मैंने आपको पहले भी बताया था, पार्टी गाइड जो पार्टी लाइन फॉलो नहीं करी और वो और पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। मगर शुरू से काशी सिंह एरी जी, विपिन त्रिपाठी जी, वो यूकेडी की कमान हाथ में लेके वो चलते रहे, वो लड़ते रहे, इन विरोधी पार्टियों से लड़ते रहे और पार्टी को एकजुट करने का प्रयास भी करते रहे। विपिन त्रिपाठी जी के स्वर्गवास के बाद उस कमान को संभाला पुष्पेश त्रिपाठी जी ने। पुष्पेश त्रिपाठी जी पहले भी विधायक रहे, कांग्रेस बीजेपी ने उनको अपने साथ मिलाने का भरसक प्रयास किया, पर वो यूकेडी को ही आगे बढ़ाते हुए चले। उसके बाद काशी सिंह एरी जी ने भी जो है संगठन को मजबूत करने के भरसक प्रयास किए। आज यही दोनों हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो मैदान में हैं, जो पार्टी को लीड कर रहे हैं, हमारे प्रमुख नेता हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों जीत दर्ज करेंगे। मैंने दोनों क्षेत्रों का दौरा किया है, जनता का रुझान भी देखा है और जो पूर्व में जो हमसे गलतियां हुई थी, चाहे वो टिकट वितरण को लेकर हुई हो, वो सब गलतियां इस बार नहीं दोहराई जा रही हैं। इस बार ईमानदार प्रत्याशी को ही टिकट दिया जा रहा है। इस बार हम उस प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं, चाहे उस पे धनबल ना हो, पर वो जनता का सेवक हो, जनता के बीच उसकी पैठ हो, जन सेवक हो। हमने इस बार जो है, इस बार पुरानी गलतियां बिल्कुल नहीं दोहराए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि परिणाम आने तक हर प्रत्याशी जीत ही रहा है और होना भी ऐसे चाहिए। ये उम्मीद पर दुनिया कायम है। ठीक है कटियार साहब, ठीक है। मधु भट्ट जी, हमारे एक मित्र ने अभी 2-3 रोज पहले मुझसे कहा, उत्तराखंड के वो मित्र हैं, वहां बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे यहां तो चुनाव जो है वो दागी और बागी पर है, केवल दागी और बागी इन्हीं पर चुनाव टिका है। बात ठीक है क्या मधु जी? देखिए मुझे दागी और बागी का एक तो मुझे मतलब समझ नहीं आया। मैं तो ये कहूंगी कि माननीय अजय भट्ट जी ने कभी अपने जो विधानसभा क्षेत्र में है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनता से बीच में जुड़े रहे। आप राजनीति में है, आपको मतलब नहीं पता दागी और बागी का? संगठन दागी और बागी, आप देखिए दागी और बागी, मैं ये कहना चाह रही मधु जी, मेरे जो बड़ी हैरत है, आप राजनीति के क्षेत्र में काम कर रही है और आपको दागी और बागी का मतलब नहीं समझ आ रहा। देखिए कौन किसको आप दागी कह रहे हैं, किसको बागी कह रहे हैं, क्योंकि इस समय तो हम लोग चुनाव में लड़ चुके हैं और हम अपनी केवल प्रत्याशी की छवि लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम जब रण में उतर गए हैं तो केवल अपनी छवि के साथ जा रहे हैं कि हम जो जनता के लिए जो हमने वायदे किए थे, जो हमने काम किए हैं और हम जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो इस राज्य का निर्माण किया और माननीय मोदी जी इसको संवारेंगे, उन सपनों को साकार करने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। इसलिए आप जिनको पानी पी के आरोपित कर रही थी, आज उनके गले में आप पार्टी माला डाल रही है, लोग सवाल नहीं पूछेंगे अर्जुन का लक्ष्य क्या है? अजब बात है की भांति केवल चल रहे हैं कि हमें अपने लक्ष्य हमको पता नहीं मतलब दागी और बागी का विकास। कल तक आप लोग छत पे चढ़ के चिल्ला रहे थे जिनके लिए कि ये चोर है, आज आप कह रहे हो ये माननी है। मधु भट्ट जी सवाल सुन लीजिए प्लीज। तो या तो कल झूठ बोल रहे थे या आज झूठ मधु भट्ट जी सवाल सुन लीजिए। जी नहीं, दोनों बातें सच नहीं हो सकती। या तो आप तक झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे थे। दीप बोरा साहब, वही सवाल आपसे, दागी और बागी के बीच में चुनाव है क्या? दीप बोरा जी, जी, दागी और बागी के बीच में चुनाव है क्या? इसी पर चुनाव टिका हुआ है क्या? बिल्कुल इसी पे टिका हुआ है, फेस वैल्यू पे चला गया है चुनाव। ये इनके प्रवक्ताओं का सीधा रटा रटाया। ये आप किसी भी चैनल में देख लीजिए, एक ही रट्टा मार के आ रखे हैं। ये बार बार एक बात कहते हैं, हमारी सरकार भ्रष्टाचारी है, और ये विकास की बात करते हैं। इनके नेता, इनके प्रधानमंत्री अपने संबोधन में धमका के जा रहे हैं, हमारी सरकार लाओगे तो हम तब विकास करेंगे। अरुण जेटली जी ने प्रेमनगर में बोला, मोदी जी बोल के गए हरिद्वार में कि हमारी सरकार लाओगे तभी हम यहां पैसा देंगे, वरना हम नहीं मानते कि इस भारतवर्ष के नक्शे में उत्तराखंड भी कहीं है। तो सीधा
सीधे तौर पे धमकी है। इनको दागी बागी नहीं पता, इन्हें विजय बोगड़ा जी का नाम नहीं पता, ये जो 9 के 9 ले गए हैं उनका नाम नहीं पता, इन्हें कुंवर प्रणम का नाम नहीं पता, रावत जी का नाम नहीं पता, हरक सिंह जी का। तो मैं समझता हूं इन्हें दागी बागी का नहीं पता, इनको निशंक जी का नहीं पता उन्हें क्यों हटाया गया, इन्हें खंडूरी जी का नहीं पता क्यों हटाया गया। तो ये जबरदस्ती ये रट्टा मार के आ जाते हैं कि भैया हरीश रावत का वोट गया है ये बोले। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्त टोक सकता था आपको। देखिए हम तो क्या कह रहे हैं, भ्रष्टाचार मधु जी, प्रदेश को समझने से पहले अपने नेताओं को समझना होगा, अपनी पार्टी को समझना होगा, ये बखूबी आप जानती हैं। उसके बाद ही आप प्रदेश का विकास कर सकती हैं या आपकी पार्टी कर सकती हैं। दीप बोरा साहब, हम स्वच्छ छवि अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। भाई ने मेरे से सवाल पूछा दागी बागी का, मैं आपको दागी बागी बता देता हूँ। स्कूटर की 35 लीटर की बात हुई, वो विजय बोगड़ा के उसमें हुई, लेकिन विजय बोगड़ा अब आपके यहाँ है, उनसे कृपया पूछ लीजिए। पॉली हाउस की बात हुई, महाराज की धर्मपत्नी अमृता रावत जी से पूछ लीजिए, हरक सिंह रावत जी के कई कार्यक्रमों में मंत्रालय में छेड़छाड़ सुन लीजिए में आया, उसमें सुन लीजिए। ये है सब दागी बागी, ये दागी बागी आपके पास है, हमारे यहाँ कोई दागी बागी नहीं है। अगर आप सिंह की बात करोगे तो निर्वाचन आयोग की सुप्रीम कोर्ट की रोक है, जल विद्युत परियोजनाओं का पूरे चैनलों के माध्यम से देखा है भाई, ये मैंने नहीं करा है, ये पूरे चैनलों ने दिखाया है। इसमें आप मुझे कहाँ बोल रहे हैं? मधुकर जी रट्टा ना मारिए, आप चुप हो जाइए। आप मेरे जितने सवाल, मधुकर जी समय बर्बाद हो रहा है, हमारा समय बर्बाद हो रहा है सारे। जी बताएं जी। दीप बोरा साहब अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़े। विकास करें ना, महिला है, महिला को कैसे हम तेज बोल दें इनके आगे? हाँ चुप हो गई है, बोलिए। देखिए इनको दागी बागी का नहीं पता, पॉली हाउस का दागी बागी होता है। एक स्कूटर में 35 लीटर पेट्रोल जब डलता है, वो आदमी डलवाता है, वो दागी बागी होता है। जल विद्युत परियोजनाओं का जब स्टिंग होता है, वो पकड़े जाते हैं सरेआम, तब वो दागी बागी कहलाया जाता है। जब एक चीफ मिनिस्टर को हटाया जाता है, दूसरे को लाया जाता है, तो उस पर कोई दाग होता है, तब हटाया जाता है। तो मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूं, इसको दागी बागी कहते हैं। तो आप कृपया करके दागी बागी की जो रूपरेखा वो पूछ रहे थे, तो कृपया आप बताइए कि हाँ विजय बोगड़ा जी ने के ऊपर ये दाग है, निशंक जी पे ये दाग है, अमृता रावत पे ये दाग है, प्रणब चैंपियन पे ये दाग है। तो कृपया करके जब आप अपना रट्टा मारते हैं तो कृपया ये भी बताया करें हाँ वो दागी बागी भाजपा में है। देखिए मैं इसका उत्तर देना चाहूंगी जल्दी अगर मुझे समय मिलता है तो। देखिए जब इनके जो विधायक है, मंत्री है, उनकी मुख्यमंत्री सुन रहा है, फंस गए हैं सेनापति, लेकिन यहां प्रवक्ता भी फंस रहे हैं। और फंस इसलिए रहे हैं क्योंकि जो रटा रटाया जवाब आता है प्रवक्ताओं की तरफ से, खासकर मधु जी की तरफ से जो आ रहा है, हम अमिताभ जी के पास चल रहे हैं इसी सवाल को लेकर। अमिताभ जी, लगता है बीजेपी ने एक जो प्रेस रिलीज जारी करती है पार्टियां, वैसे कुछ पार्टी के लिए भी एक पेपर जारी किया है, उसमें लिखा गया है कि आपको यही बोलना है। हम मंचों पर देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब यही बोलते हैं, हम अमित शाह यही बोलते हैं, इनके प्रवक्ता यही बोलते हैं। अभी मधु जी भी बार बार सवाल का जवाब न देकर उन्हीं चीजों को दोहराने की कोशिश कर रही हैं। देखिए बेहतर होता है आप प्रश्न का उत्तर दें। बहस में यह अच्छा तरीका नहीं कि आप प्रश्न का उत्तर तो अवॉइड कर दें, टाल जाएं और कोई नया मसला खड़ा कर दें। मैं इसको अच्छी बहस नहीं मानता। शर्मा साहब, समय मेरे पास बहुत कम है, एक छोटी सी टिप्पणी इस पे चाहूंगा कि उत्तराखंड में दागी बागी चुनाव का मुद्दा है कि नहीं, एक। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा उत्तराखंड की जमीन पर कि जब उत्तराखंड में आपदा आई तो यहां के नेता विदेश घूमने गए थे। आज उनमें से अधिकांश नेता भाजपा के आंगन में खड़े हैं। शर्मा साहब, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से मेरी बात हुई थी, तो पूछा कि किस लिहाज से टिकट दिए गए हैं, कि भाई ये पार्टी विद डिफरेंस है, तो आपने किस तरह से समझौते कर दिए हैं।
कि भाई पिता पुत्र को टिकट मिल रहा है या पुत्री को टिकट मिल रहा है, पति पत्नी को टिकट मिल रहा है, और जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इतने सालों तक लड़ा है आज उनको टिकट मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बताने वाली बात नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड है कि हमारा असली मोटो है कि भाई जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, हमें सरकार चाहिए। अब वो कैसे जीतता है, हमें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, वो कांग्रेस का है, दागी है, बागी है, इस समय हमारे लिए ये मायने नहीं है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में हरदा ने जितने भी एरर थे वो तो पहले ही क्लियर कर दिए। बीच में बात किशोर उपाध्याय रख रहे थे तो उनको आकर के सहसपुर में रख दिया, भैया आप अब यहां पर निपट लीजिए। अब इस समय स्थिति यह है कि कांग्रेस जीतती है तो हरदा जीतते हैं, कांग्रेस हारती है तो बीजेपी जीतती है। अब दागी और बागी का चुनाव में पार्टी की ओर से कोई लक्ष्य नहीं है। हां, जो मतदाता है वो सारी चीजें देख रहे हैं। और मैं बता दूं, इस बार उत्तराखंड के मतदाता सागर की तरह एकदम गंभीर और गहरे हुए हैं, और यहां 2007 की तरह और 12 की तरह उससे भी कम अंतराल में जीतेंगे। पौड़ी में और नरेंद्र नगर में कहीं 11 और कहीं 4 मतों से अगर जीते थे तो इस बार ये अंतराल कहीं इसी तरह का रहने वाला है। और वहां ये दागी और बागी कितना खेल खेलते हैं तो ये अगली 11 मार्च को सारा क्लियर हो जाएगा। रुचिर कटियार जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे हम दोराहाट को लेकर। दोराहाट से पुष्पेश त्रिपाठी चुनाव लड़ते हैं। जब स्वर्गीय विपिन चंद्र त्रिपाठी जी का निधन हुआ था उस दौर में सिंपैथी उनको मिली थी और लोगों ने वोट दिया था और जीत हासिल उन्होंने की थी, और उसके बाद की तस्वीर हमारे सामने है। जी, मैं आपको इस बारे में यही बताना चाहूंगा, जैसे अमिताभ जी भी कह रहे थे कि अभिमन्यु जो है वो चक्रव्यूह तोड़ के बाहर आएगा। बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पहले की बात है जब नित्यानंद स्वामी जी चुनाव हारे थे दिनेश अग्रवाल जी से। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। तो इन पार्टियों ने क्या किया था, उन्होंने चुनाव हारने के बाद जब रिजल्ट आ गया तो नित्यानंद स्वामी जी ने शाम को मुझे बुलाया और मेरे साथ बैठ के हम लोग चाय ले रहे थे। तब उन्होंने मुझे ये बताया कि कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त वहां पे एक फर्जी फतवा जारी कर दिया था उनके विरोध में, और नित्यानंद स्वामी हाई कोर्ट जा रहे थे केस फाइल करने, और शायद उन्होंने केस फाइल भी किया था। इसी तरीके का एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा अग्निहोत्री जी, कि ये पार्टियां किस तरीके से घेरती हैं। पहाड़ों में जो है ये देवताओं के नाम के पर्चे बनाती हैं कि तुम्हें कसम है तुम हमारी पार्टी को वोट देना, और उसके अंदर नोट डाल के घरों के नीचे रात को डाल देती हैं ये। अब पहाड़ का आदमी जो ये तो देवभूमि है, यहाँ धार्मिक है। अच्छा है, विकास के नाम पर, काम करने के नाम पर तो नहीं पहुंचते हैं, नोट डालने के बहाने तो पहुंच जाते होंगे, थोड़ा सा पसीना निकलता होगा। चलिए हम संपादकीय टिप्पणी के लिए जा रहे हैं अमिताभ जी के पास। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी प्लीज। देखिए, जो बात रुचिर कटियार ने कही, मैं उस पर फिर भी वही बात कहूंगा जो पहले कह रहा था। जी, मैंने हेमवती नंदन बहुगुणा के इलेक्शन का उदाहरण दिया। पता नहीं रुचिर कटियार ने देखा नहीं होगा इन्होंने। अरे नोट ट्रक भर भर के नोट गया था और फिर भी बहुगुणा जीते थे हेमवती नंदन। आपको समझाया तो मैंने, पूरी भारत सरकार लग गई थी, खुद इंदिरा गांधी लग गई थी, आधा दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री लग गए थे एक हेमवती नंदन को हराने के लिए। आप ये चवन्नी धन्नी बता रहे हो, 100 रुपया 500 रुपया ना। आदमी में जनता के मन में आदमी के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, चुनाव जीता जाता है। खैर, अब मसला ये कि जितने भी अध्यक्ष हैं तीनों पार्टियों के, कांग्रेस, भाजपा और यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल, तीनों महासमर में खुद ही फंस गए अपनी अपनी सीट पर। कोई पार्टी नहीं मानेगी, मानना भी नहीं चाहिए, चुनाव अभी होना बाकी है, मोरल डाउन क्यों करें, लेकिन सच ये है कि फंस गए। और इसी बहस में जो एक बड़ा मुद्दा आया, मुझे बड़ी हैरानी हुई, जिस पर भाजपा की
प्रवक्ता ने कहा कि हम नहीं जानते क्या दागी है क्या बागी है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे अपने तजुर्बे से, आप लोगों को पता हो या ना हो, जनता को दागी भी समझ आता है, जनता को बागी भी समझ आता है। एक दिन इसी मसले पर बहस हुई थी तो मैंने उदाहरण दिए थे हिंदुस्तान भर से सैकड़ों। मैंने कहा था जनता ने दल बदलुओं को कभी बहुत अच्छा रिवार्ड नहीं दिया, जहां तक हुआ पनिशमेंट दिया। यही दागी बागी का खेल है। और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग दागी बागी नहीं जाने तो थोड़ी हैरत होती है। जितनी तेजी से टॉप लीडरशिप, जो बात एसपी शर्मा साहब कह रहे थे कि पार्टी के एक बड़े नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हमको जिताऊ चाहिए, ठीक बात है, कहा होगा, बट मैं एक बात कहूंगा, जितनी तेजी से बड़ा लीडर या जो लीडरशिप कहो उसको, वो अपने को शिफ्ट कर लेती है एक पोल से दूसरे पोल, उतनी तेजी से कार्यकर्ता शिफ्ट नहीं करता। जी, ये जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी विकास तक पहुंच गई, लेकिन उसका कार्यकर्ता अभी 370 धारा 370 कॉमन सिविल कोड, अयोध्या में मंदिर, गौ रक्षा, इनमें है अटका हुआ। नेता तो जहाज पर चलते हैं, मानसिक जहाज पर भी चलते हैं, एक रात में मुद्दा बदल देते हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं बदलता। कार्यकर्ता की निष्ठा नेताओं से बड़ी होती है पार्टी के लिए। इसलिए कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है आयातित व्यक्ति को अपनाना, स्वीकार करना। घर की इच्छा के विरुद्ध, शर्मा साहब, घर की इच्छा के विरुद्ध कोई घर में लड़की ब्याह के आ जाए तो घर बड़ी मुश्किल से उसको स्वीकार करता है। यही बात जनता और कार्यकर्ताओं पर भी लागू होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मधुभट जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रुचिर कटियार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बोरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और